दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के केस में जो टैक्स इंसिडेंस है वो किस तरीके का होता है। तो तीन तरीके की कॉस्ट इंडस्ट्री होती है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। बच्चों कॉस्ट इंडस्ट्री में आपको समझाऊं उससे पहले ये भी बता देता हूं कि हम यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, यूपीएससी तमाम तरीके के कोर्सेज आप बच्चों के लिए बनाते हैं, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। वहां पर आपको वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों तीन तरीके की इंडस्ट्री होती है, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमीज ऑफ, अगर हम बात करें रिटर्न टू स्केल की, क्योंकि सारी शुरुआत रिटर्न टू स्केल से होती है, रिटर्न टू स्केल की। तो तीन तरीके की रिटर्न टू स्केल होती थी। एक तो होती थी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के केस में जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती थी, यानी कि बड़े पैमाने पर काम करने के फायदे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होती थी वो ज्यादा होती थी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल से, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की। यानी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा होती थी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के। इसकी वजह से जो प्राइसेस है अगर वो गिरता भी है तो भी फर्म ज्यादा सप्लाई करने को तैयार हो जाती है। यानी कि इस केस में प्राइसेस के गिरने पर भी फर्म ज्यादा सप्लाई करेगी, क्योंकि उसको ज्यादा फायदा मिल रहा है लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के बावजूद। इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, जिसकी वजह से सप्लाई कर्व इस केस में इस तरीके का होता है, जो दिखाता है कि अगर प्राइस कम हो जाता है तो भी एक फर्म अपनी सप्लाई को बढ़ा सकती है, यानी कि डिमांड कर्व की तरह सप्लाई कर्व बन जाता है। तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री से ही। यानी कि डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज में फर्म को इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा मिल रही होती है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से कंपैरेटिव में, जिसकी वजह से जो सप्लाई कर्व होता है वो इस तरीके का होता है। मैं आपको सप्लाई कर्व बना के दिखा देता हूं। जो सप्लाई कर्व होता है वो इस तरीके का होता है। ये सप्लाई कर्व है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग में होता है। अब मान लीजिए कि ये डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है। तो जो इंटरसेक्शन हुआ है वो हुआ है इस ई पॉइंट पर, यानी कि ये प्राइस है, मान लीजिए P0 और क्वांटिटी है Q0। इस सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि प्राइस 100 रुपए है और क्वांटिटी भी 100 रुपए है। हम कंसेप्ट को सिंपल करने के लिए मान लेते हैं। अब मान लीजिए कि किसी वजह से डिमांड, सप्लाई जो है, सप्लाई में कमी देखने को मिलती है, यानी कि सप्लाई का इस तरीके से ऊपर की तरफ चला गया। ये सप्लाई कर्व हो गया, टैक्स लगने की वजह से सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ चला गया। इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में अब आप देखोगे तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 है, जो प्राइस है वो बढ़कर 150 रुपए हो गई है, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है मान लीजिए वो घट के 80 हो गई है। अगर हम टैक्स की बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा कि जो टैक्स लगा हुआ है इसको हम बोल देते हैं, चलिए A, इसको बोल देते हैं B, इसको बोल देते हैं C। टैक्स अमाउंट जो है, टैक्स वो है A से लेके B तक का, यानी कि केवल इतना टैक्स है, जिसको कि हम मान लेते हैं 40 रुपए है। लेकिन कीमत जो बढ़ी है वो बढ़ी है BC के, पूरा प्राइसेस जो राइज किया है वो किया है A से लेके C तक का, यानी कि 10 रुपए का प्राइस और एक्स्ट्रा बढ़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया 40 का, लेकिन 50 रुपीज वसूल रहा है प्रोड्यूसर कंज्यूमर से, यानी कि कीमत बढ़ गई है 50 रुपए। यानी कि इस केस में क्या होता है बच्चों, यहां पे देख सकते हो आप कि व्हेन टैक्स इज इम्पोज्ड अ ग्रेटर बर्डन ऑन द टैक्स बायर देन इवन द टैक्स पर यूनिट, यानी कि टैक्स पर यूनिट से भी ज्यादा बर्डन बायर को बियर करना पड़ता है। यानी कि इस केस में जो टैक्स लगा है वो 40 रुपए का लगा है, लेकिन प्राइसेस जो बढ़े हैं वो 50 रुपए के बढ़े हैं। यानी कि जितना टैक्स लगाया है बायर के ऊपर उससे ज्यादा टैक्स बर्डन पड़ा है। तो ऐसा होता है डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर ज्यादा टैक्स लगता है, यानी कि टैक्स लगाया 40 रुपए का लेकिन कंज्यूमर ने बियर किया 50 रुपए का,
ऐसा होता है डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के केस में, यानी इन दिस केस प्राइस इंक्रीज मोर देन टैक्स अमाउंट, प्राइस जो है वो टैक्स अमाउंट से भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। दूसरा जो केस है वो है इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का मतलब है कि जैसे जैसे आप किसी गुड्स की सप्लाई को बढ़ाओगे, प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी, यानी कि प्राइस में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है, जैसा कि हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। और ये हमारी डिमांड है, ये हमारा अमाउंट है E, ये क्वांटिटी है Q, ये प्राइस है P। टैक्स लगने की वजह से सप्लाई का ऊपर की तरफ चला जाएगा, जैसा कि हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। इस केस में जो टैक्स लगा है वो लगा है A से लेके B तक का। कंज्यूमर ने बियर किया है ये वाला हिस्सा, ये कंज्यूमर बियर करेगा, और ये वाला हिस्सा जो है ये प्रोड्यूसर बियर करेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो टैक्स अमाउंट है, टैक्स वो है AB के बराबर, इसमें से AC जो है वो कंज्यूमर के पास चला गया, कंज्यूमर बियर कर रहा है, और जो BC है वो प्रोड्यूसर बियर कर रहा है। यानी कि इस केस में इकोनॉमीज ऑफ स्केल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल से ज्यादा है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ने पर ही सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि टैक्स लगने की वजह से जो आउटपुट होगा, सॉरी जो प्राइस होगा वो बढ़ेगा, लेकिन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही आपस में टैक्स के डिवीजन को आपस में एक दूसरे के साथ बांट लेंगे। ऐसा होता है इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के केस में। तीसरा केस है बच्चों, अच्छा ये दोनों एक ही जैसे हो गए, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, एक और केस हम बना लेते हैं, उसको बोलते हैं कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। तीसरा केस आ जाएगा हमारा कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। ऐसा बच्चों तब होता है जब आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के बराबर हो, जिसकी वजह से सप्लाई कर्व इस तरीके का बन जाता है। ऐसा सप्लाई कर्व होता है, इस सप्लाई कर्व की शेप है, और डिमांड कर्व बिल्कुल नॉर्मल जिस तरीके की होती है। मान लीजिए ये A है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, टैक्स लगता है, टैक्स लगने की वजह से क्या होगा, सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऐसा सप्लाई कर्व। यानी कि जो टैक्स अमाउंट है वो है B से लेके C तक, और क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है, इसलिए क्योंकि ये प्राइस भी उतना ही बढ़ा है जितना टैक्स लगा है, इसलिए ऑल बर्डन विल बी ऑन कंज्यूमर। तो बच्चों समराइज कर लेते हैं एक बार हम अपने पॉइंट को, कि अगर डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है तो टैक्स अमाउंट लगेगा जितना, उससे ज्यादा बर्डन कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा। अगर इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के दोनों टैक्स के बर्डन को एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। और अगर अगर कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है तो टैक्स का सारा भार, सारा का सारा वजन कंज्यूमर के ऊपर ही आएगा, प्रोड्यूसर इसका कोई हिस्सा बियर नहीं करेगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने समझा कि कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री के केस में किस तरीके से टैक्स का डिवीजन होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टैक्स इंसिडेंस एंड मोनोपोली मार्केट के बारे में। यानी कि मोनोपोली मार्केट के केस में अगर टैक्स लगता है तो कंज्यूमर बियर करेगा या प्रोड्यूसर बियर करेगा, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार इक्विलिब्रियम बता देता हूं कि मोनोपोली का इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है, जिससे कि हमारे कंसेप्ट को आसानी हो जाए बच्चों को समझाना। तो देखिए ये है हमारा मोनोपोली मार्केट का केस। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देता हूं कि ये AR है, आप बच्चों को ये आता भी होगा, AR है जो कि डिमांड कर्व को भी डिनोट करता है, और ये MR है जो कि AR का हाफ होता है। और इक्विलिब्रियम तब होता है जब MC MR को नीचे से इंटरसेक्शन करे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये MC 0 मान लेते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहां पर MC इक्वल टू MR है, यानी कि ये वाला, और MC MR को नीचे से कट करे, जिसको कि हम नाम दे देते हैं E। क्वांटिटी हो गई Q,
और प्राइस हो गया ओपी। इस केस में हम ये मान लेते हैं कि फर्म की जो एवरेज कॉस्ट है वो ये वाली है, एवरेज कॉस्ट। तो इस कंडीशन में फर्म को ABPP1 एबनॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कंडीशन को हमने दिखाने की कोशिश की है। अब मान लीजिए टैक्स लगता है। टैक्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है प्रॉफिट टैक्स जो कि लमसम टैक्स होता है, और दूसरा हो सकता है स्पेसिफिक टैक्स जिसके बारे में हम यहां पे वीडियो बात करेंगे, जो कि सेल टैक्स हो सकता है। तो अगर हम मान लीजिए हम बात करते हैं स्पेसिफिक टैक्स की, हम इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स की। यानी कि ये वो टैक्स होते हैं जो फर्म के प्रॉफिट पे लगाए जाते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स। यानी कि एक तरीके से ये फर्म की फिक्स कॉस्ट की तरह है। इससे ना फर्म की वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, ना फर्म की मार्जिनल कॉस्ट चेंज होगी, केवल और केवल एवरेज कॉस्ट चेंज होगी, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट चेंज होती है। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है कि इंपोजिशन ऑफ लमसम टैक्स एंड प्रॉफिट टैक्स सिंपली रिड्यूस एक्सेस प्रॉफिट ऑफ द मोनोपोलिस्टिक सिंस दीज आर टू टैक्सेस आर एन एडिशनल टू द टोटल फिक्स कॉस्ट। यानी कि दीज टैक्स आर रिड्यूस एवरेज प्रॉफिट, यानी कि जो फर्म को प्रॉफिट मिल रहा होता है उस प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि ना तो ये मार्जिनल कॉस्ट को ऑल्टर करता है, ना ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऑल्टर करता है, केवल और केवल ये जो है ये हमारी एवरेज कॉस्ट को ही ऑल्टर करता है। तो जैसे हमारा जो प्रॉफिट है उसमें कमी देखने को मिलती है। तो बच्चों डायग्राम के थ्रू ही हम आपको समझा देते हैं पूरी तरीके से। मान लीजिए कि इस केस की वजह से फर्म की एवरेज मार्जिनल कॉस्ट में किसी भी तरीके से चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये टैक्स प्रॉफिट कमाने के बाद लगा हुआ है। यानी कि फर्म की केवल और केवल एवरेज कॉस्ट ही बढ़ेगी। ये देखिए एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है। एवरेज कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कि जो प्रॉफिट पहले था PP1BC, अब प्रॉफिट घटकर केवल ये वाला हिस्सा रह जाएगा। इसको हम P2 बोल देते हैं कि केवल अब इतना प्रॉफिट रह जाएगा। क्योंकि इस केस में प्राइसेस नहीं बढ़े, इसीलिए टैक्स का सारा बर्डन जो है वो प्रोड्यूसर के ऊपर आएगा। कंज्यूमर किसी भी तरीके से टैक्स का बर्डन बियर नहीं करेगा। यानी कि यही बात हमने देखिए यहां पे भी लिखी हुई है कि hence the equilibrium is the monopolistic market will remain the same, consequently output and price will remain unchanged। यानी कि आउटपुट भी अनचेंज रहेगा, प्राइसेस भी अनचेंज रहेगा, क्योंकि प्राइस अनचेंज रहा है। इसीलिए अगर मोनोपोली मार्केट का केस है और उसमें टैक्स लगता है, तो टैक्स लगता है कौन सा, लमसम टैक्स लगता है, तो उसकी वजह से ना प्राइस चेंज होगा ना क्वांटिटी चेंज होगी, केवल और केवल प्रॉफिट में कमी देखने को मिलेगी। द ओनली चेंज that will occurs in the reduction in profit on the monopolistic market। यानी कि ये जो हिस्सा है टैक्स अमाउंट जो है जो उसकी वजह से हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो ऊपर चली गई और सारा का सारा टैक्स बर्डन प्रोड्यूसर ही बियर करेगा। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सी बात समझ लीजिए, अगर प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, अगर लमसम टैक्स लगता है, तो एवरेज कॉस्ट चेंज नहीं होगी, मार्जिनल कॉस्ट चेंज नहीं होगी। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट चेंज नहीं हुई है इसलिए ना तो प्राइस चेंज होगा ना क्वांटिटी चेंज होगी। लेकिन क्योंकि एवरेज कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रॉफिट में से कमी देखने को मिलेगी। ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। दूसरे हम बात कर रहे हैं बच्चों स्पेसिफिक सेल टैक्स। देखिए मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि डायग्राम हम बड़ा बना सकें। स्पेसिफिक सेल टैक्स या स्पेसिफिक टैक्स कर लेते हैं। स्पेसिफिक टैक्स का मतलब है कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट में भी कमी देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी, और एवरेज कॉस्ट में चेंज देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, देखिए मैं आपको पहले डायग्राम के समझा देता हूं, फिर मैं इसका एक्सप्लेन आप बच्चों को कर दूंगा, आपको आसान रहेगा ये समझना। सबसे पहले हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम दिखाते हैं। ये हमारा है एवरेज रेवेन्यू जो कि डिमांड कर्व है। ये हमारा है मार्जिनल रेवेन्यू, ये है हमारा मार्जिनल कॉस्ट, ये है हमारा ए क्यू बी और पी। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। नाम में क्या रखा है, नाम हमने दे दिया है। इसके बाद ये मान लीजिए हमारी एवरेज कॉस्ट है, यानी कि इतना हमें प्रॉफिट हो रहा था, इतना मोनोपोली को प्रॉफिट हो रहा था स्टार्टिंग में। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं सेल टैक्स। यानी कि इसकी वजह से उसकी मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ेगी और साथ ही साथ एवरेज कॉस्ट भी बढ़ेगी। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा, ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा इस तरीके से। यानी कि यहां पे जो है
ये है एवरेज कॉस्ट 0, ये एवरेज कॉस्ट 1 है जो किससे मिलके बना हुआ है, एवरेज कॉस्ट प्लस टैक्स से। इसी तरीके से ये है मार्जिनल कॉस्ट 0 और ये है MC1 जो किससे मिलके बनी हुई है, मार्जिनल कॉस्ट 0 प्लस टैक्स से, इससे मिलके बनी हुई है। अब देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला है, इसको हम नाम दे देते हैं E, और इसकी वजह से जो क्वांटिटी है वो घट गई Q, और प्राइस जो है, प्राइस बढ़ गया, नाम हो गया इसका P2। यानी कि इस केस में आप देख पा रहे होंगे प्राइसेस बढ़ा है, प्राइसेस बढ़ने की वजह से टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पे पड़ेगा। ये तो आपको क्लियर हो गई होगी बात। अब इस केस में क्योंकि हमारी एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, जैसे पहले एवरेज कॉस्ट ये थी AC 0, अब हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो बढ़कर हो गई ACT, जो किससे मिलके बनी है, AC 0 से प्लस टैक्स से। यानी कि अब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ये वाला है, ये वाला, इसको नाम दे देते हैं F और G। यानी कि अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो केवल इतना हो रहा है, यानी कि पहले जो प्रॉफिट हो रहा था वो इतना हो रहा था, ये हिस्सा प्रॉफिट का था, और अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो केवल इतना हो रहा है, दिस वन। यानी कि आप देख सकते हो कि क्योंकि मोनोपोली के प्रॉफिट में कमी आई है इसलिए टैक्स का बर्डन फर्म भी बियर करेगी, और क्योंकि मोनोपोली के केस में प्राइसेस बढ़ चुका है इसलिए टैक्स का बर्डन कंज्यूमर बियर करेगा। यानी कि इस केस में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही टैक्स का बर्डन बियर करेंगे। जो प्राइसेस बढ़ चुके हैं उसकी वजह से जो ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा वो कंज्यूमर को बेयर करना पड़ेगा, और जो प्रॉफिट पहले था उस प्रॉफिट में जो कमी देखने को मिली है उस कमी की वजह से जो नुकसान हुआ है वो सारा का सारा टैक्स बर्डन कंज्यूमर बियर करेगा, प्रोड्यूसर बियर करेगा। इसका मतलब टैक्स का जो बर्डन है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों मिलकर बियर करेंगे। कुछ हिस्सा कंज्यूमर बियर करेगा, कुछ हिस्सा प्रोड्यूसर बियर करेगा। यानी कि यहां पे हमने यही बात लिखी हुई है, स्पेसिफिक सेल टैक्स इज दी इम्पोज पर यूनिट बेसिस ऑन एड वॉल्यूम बेसिस, यानी कि जो कीमत बढ़ रही है उसके ऊपर लग रहा है या पर यूनिट के ऊपर लग रहा है। दिस टाइप्स ऑफ टैक्स इज जस्ट एडिशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द मोनोपोली फर्म, सो नॉट ओनली मार्जिनल कॉस्ट बट also average cost will shift the upward direction. The simplicity sake we have drawn only the marginal cost curve। देखिए ये सब नहीं बना है हमने, ये हमने दोनों ही ड्रॉ करके दिखाए, एवरेज कॉस्ट को भी इंक्रीज करके दिखाया है और मार्जिनल कॉस्ट को भी इंक्रीज करके दिखाया है, और ये प्रूव करने की कोशिश की है कि अगर हमारी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होती है और मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होती है तो प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे और हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों ही बियर करेंगे। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।